हवेली मुस्तर की फिजाओं में आज एक बोझल सन्नाटा रक्स कर रहा था। नाश्ते की मेज़ पर बर्तनों के टकराने की आवाज़ें खामोशी को मज़ीद गहरा कर रही थीं। मेहरान शाह ने जब अपनी कुर्सी पीछे खींची तो उसकी आवाज़ पूरे हॉल में किसी चीख की तरह गूंजी, जिसने माहौल की संगीनी को मज़ीद वाज़ेह कर दिया। ज़ेरब, जो सफ़ेद रेशमी लिबास में मलबूस थी, निहायत नफासत से चाय इंडील रही थी। उसके हाथ इतने साकत थे कि लग रहा था वो कोई जानदार औरत नहीं बल्कि संगे मरमर का कोई तराशा हुआ शाहकार है। मेहरान ने उसे बगौर देखा। इसकी आंखों के नीचे छाए हल्के हल्के बता रहे थे कि रात उस पर भी काफी भारी गुजरी थी। मेहरान ने आहिस्ता मगर काटदार लहजे में खामोशी को तोड़ा। रात की हुआ काफी ठंडी थी, है ना? खुसूसन जब कोई स्याह चुगा ओढ़कर दबे पांव हवेली की पिछली दीवार फलांग रहा हो। ज़ेरब के हाथ में मौजूद कप एक पुल को लर्जा। मेहरान ने उसकी लर्जिश को महसूस किया, मगर उसने फौरन खुद को संभाला और कप मेज पर रख दिया। इसकी नज़रों में एक अजीब सी चमक आई। शाह साहब, वहम का काम इंसान को पागल बनाना है और आप इस वक्त इसी रास्ते पर हैं। मेहरान ने कुर्सी थोड़ी और करीब की। इसका लहजा अब मज़ीद पुरअसरार हो गया था। ज़ेरब, ऐसा लगता था जैसे कोई कदीम रूह हवेली की दीवारों से बाहर निकलकर गुजरात की कच्ची सड़कों पर भाग रही हो। क्यों? क्या तुम्हें रात को नींद आई, या तुम भी उसी मट्टी की बू का पीछा कर रही थीं जो तुम्हारे चुगे पर लगी रह गई थी? ज़ेरब अचानक गुस्से से चलाई। इसकी आवाज़ हॉल की छत से टकराई। आप अपने आप को समझते क्या हैं शाह साहब? मेरी जासूसी करना आपका मशगला बन चुका है। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये मेरा ज़ाती मामला है। आप एक मेहमान हैं और मेहमान को हद में रहना ज़ेब देता है। मेहरान ने शरारती मगर गहरी नज़रों से उसे देखा। ज़ाती मामला? जब एक लड़की आधी रात को किसी साए की तरह गायब हो जाए तो तजस्सुस तो होता है। वैसे इस स्याह लिबास में तुम किसी पुरानी फिल्म की हीरोइन लग रही थी, बस थोड़ी ज़्यादा खौफनाक। ज़ेरब ने अपना लहजा सर्द और सख्त किया। अपनी हद में रहें। जो कुछ आपने देखा उसे भूल जाएं, और खबरदार जो किसी को एक लफ्ज़ भी कहा। आप इस आग से खेल रहे हैं जिसकी तपिश आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये हवेली उन लोगों को माफ़ नहीं करती जो इसके पर्दे उठाने की कोशिश करते हैं। ज़ेरब पीर पटखती हुई वहां से चली गई। मेहरान उसे जाता देखता रहा। इसे याद आया कि उसने पीछा करते हुए देखा था कि ज़ेरब गुजरात के एक पसमानदा गांव के एक शिकस्ता मकान में दाखिल हुई थी, जहां शकूर चचा की बेटी सीमा रहती थी। वहां का मंजर होलनाक था। सीमा का शौहर नशे में धुत उसे बालों से घसीट रहा था। इसकी चीखें दीवारों में दब रही थीं। ऐन उसी वक्त ज़ेरब वहां किसी चट्टान की तरह पहुंची थी। उसने कोई शोर नहीं मचाया था, बस उस शख्स की कलाई इतनी सख्ती से पकड़ी कि उसके हाथ से छुरी गिर गई। ज़ेरब की आंखों में इस वक्त जो वहशत थी वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसने इस शख्स के कान में कुछ ऐसा कहा था कि वो खौफ से पीला पड़ गया और पीछे हट गया। ज़ेरब ने खामोशी से सीमा को अपने सीने से लगाकर वहीं मिट्टी पर बैठ गई थी। वो मंजर हमदर्दी और तहफ़्फ़ुज़ की इंतहा था। जब मेहरान खाला के घर पहुंचा तो नुसरत जहां आरा हॉल में बेचैनी से टहल रही थीं। इसे देखते ही उन्होंने सवालों की बौछार कर दी। नुसरत ने गुस्से से एक फाइल मेज़ पर पटकी। मेहरान, तुम रात भर कहाँ थे? फ़ोन क्यों बंद था? तुम्हें अंदाज़ा है मैं किस कर्ब से गुजरी हूँ? दादी अकेली नहीं हैं। तुम्हारी फिफू नसरीन और उनके बच्चे वहीं तो होते हैं। वो उनका ख्याल रखने के लिए काफ़ी हैं। मेहरान के कदम वहीं रुक गए। उसने हैरत से माँ की तरफ देखा। फप्फू नसरीन? कौन सी फप्फू माम? हवेली में दादी, शकूवर चचा
اور زیرب کے علاوہ کوئی چوتھا انسان نہیں رہتا۔ وہاں نسرین نام کی کوئی عورت نہیں ہے۔ نصرت جہاں آرا کے چہرے سے رنگت اڑ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مہران؟ میں جب برسوں پہلے نکلی تھی تو نسرین کو دادی کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ کر آئی تھی۔ اگر وہ وہاں نہیں ہے تو وہ کہاں گئیں؟ ماں اور بیٹے کی نظریں ملے تو دونوں کو احساس ہوا کہ حویلی کے راز ان کی سوچ سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ نصرت نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ حویلی جائیں گی اور دادی سے براہ راست بات کریں گی۔ کچھ دیر بعد نصرت جہاں آرا حویلی کی دہلیز پر تھیں۔ برسوں بعد اپنے سسرال میں قدم رکھتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب وہ دادی کے کمرے میں داخل ہوئیں تو دادی مصلے پر تھیں۔ نصرت ان کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، امی جان، مجھے معاف کر دیں، مجھے علم نہیں تھا کہ نسرین یہاں نہیں ہے۔ دادی نے لرزتے ہاتھوں سے نصرت کا سر تھپ تھپایا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو بہت سے طوفان چھپائے ہوئے تھی۔ اسی دوران زیرب ہال میں داخل ہوئی۔ نصرت نے اسے دیکھا تو ایک پل کو ٹھٹک گئیں۔ یہ کون ہے؟ رحمان کی تو ایک ہی بیٹی تھی ایلیزاف، اور اس کی موت کو تو برسوں بیت گئے۔ دادی نے ایک سرد آہ بھری۔ یہ زیرب ہے نصرت، اسے بچپن میں اس کی خالہ کو دے دیا گیا تھا، اب وہ واپس اپنے اصل گھر آ گئی ہے۔ نصرت نے زیرب کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک عجیب سی سرکشی اور اداسی تھی۔ نصرت نے قریب ہو کر زیرب کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے پیار کیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ مجھے تمہارا پتہ نہیں تھا، ورنہ میں ضرور رابطہ کرتی۔ زیرب کی آنکھیں نم تھیں، لیکن آنسو گالوں تک نہیں آئے تھے۔ اس نے نرمی سے نصرت کو دیکھا اور ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی بات نہیں، ہمیں تو سب بھول ہی جاتے ہیں۔ ہم اس حویلی کے وہ ورق ہیں جو کتاب سے پھاڑ دیے گئے تھے۔ اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب نصرت جہاں نیچے خالہ کے پاس کچن میں تھی اور مہران دادی کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ دادی مصلے پر بیٹھی دیوار کو تک رہی تھیں۔ مہران ان کے قریب بیٹھا۔ دادی جان، نسرین پھپھو کہاں ہے؟ دادی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون نسرین؟ مہران بیٹا، تم جانتے ہو مجھے نام یاد نہیں رہتے۔ مہران کو حیرت ہوئی۔ دادی، آپ کی اپنی بیٹی، وہ یہیں تو رہتی تھیں۔ دادی نے ایک عجیب سی ہنسی ہنسی۔ اس حویلی میں جو آتا ہے وہ یہیں کی مٹی کا ہو جاتا ہے۔ شاید تم کسی خواب کی بات کر رہے ہو، تمہارے باپ رحمان شاہ کی طرح۔ مہران نے تڑپ کر پوچھا، پاپا، رحمان شاہ؟ ان کا کیا؟ دادی کی نظریں دوبارہ مصلے پر جم گئیں۔ ان کا لہجہ رقت آمیز ہو گیا۔ تمہارے باپ رحمان شاہ کا اللہ سے ایک انوکھا ہی تعلق تھا۔ وہ راتوں کو مصلے پر گر کر اتنا روتے تھے کہ جائے نماز تر ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے، امی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا نورانی باغ ہے جہاں ایلیزاف اور نسرین پھولوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، مگر اس باغ کے گرد خاردار جھاڑیاں ہیں جو مجھے ان تک پہنچنے نہیں دیتیں۔ وہ سجدوں میں گڑ گڑاتے تھے کہ یا اللہ، اس حویلی کے گناہوں کا کفارہ میری جان سے لے لے، مگر میری نسل کو بخش دے۔ رحمان شاہ ایک پاک روح تھا مہران، مگر اس حویلی کے سائے بہت گہرے تھے۔ اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ امی، میں نے دیکھا کہ حویلی کی دیواریں توبہ کر رہی ہیں، مگر زمین خون مانگ رہی ہے۔ دادی اچانک خاموش ہو کر دوبارہ تسبیح پڑھنے لگیں، جیسے وہ مہران کی موجودگی کو بھول گئی ہوں۔ رات کو مہران تھکن سے چور صوفے پر بیٹھا حسن سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ حسن کی آواز میں فکرمندی تھی۔ شاہ، بزنس کی فکر چھوڑ، تیری آواز بتا رہی ہے کہ تو کسی گہری دلدل میں ہے۔ تو وہاں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ واپس آ جا بھائی، یہاں سب تیرے بغیر ادھورا ہے۔
मेहरान ने एक लंबी आह भरी, हसन, कुछ ऐसे सच हैं जो मुझे यहाँ रोक रहे हैं। मैं नसरीन फप्फो को ढूंढ रहा हूँ जिनका नामो निशान मिटा दिया गया है। हसन ने संजीदगी से कहा, शाह, अपनी हिफाजत करना, वो जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। इसी वक्त मिराल कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मेहरान ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया। मिराल ने स्क्रीन पर हुस्न को देखा तो उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई, मगर अगले ही लम्हे उसने मुंह बसूर लिया। ओह, इस इंटरनेशनल नमूने की कॉल है। हसन, तुम वहाँ कनाडा में बैठकर हमें यहाँ भी सुकून नहीं लेने देते। हसन ने मिराल की आवाज़ सुनी तो उसके लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। मिराल, तुम अब भी वैसी ही हो, ज़रा नहीं बदलें। मेरी याद तो बहुत आती होगी ना? मिराल ने नज़रें चुराएं। ख्वाब देखना छोड़ दो हसन, तुम्हारे बगैर यहाँ अमन है। मगर उसके लहजे की थरथराहट बता रही थी कि वो कितना झूठ बोल रही है। हुस्न की आवाज़ धीमी हो गई। मिराल, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द आऊँगा। दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी छा गई जो हज़ारों मील के फासले को ख़त्म कर रही थी। इसी रात मेहरान की आंख लगी तो उसने वही हौलनाक ख्वाब देखा। वो हुस्ने मिराल और ज़ेरब एक बहुत बड़ी तारीक गार नुमा राहदारी में खड़े थे। सामने एक अजीमुशान लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर खून से एलिज़ाफ लिखा था। वो चारों मिलकर उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर जैसे ही दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, अंदर से एक ऐसी चीख उभरी जिसने मेहरान की रूह फना कर दी। उसने देखा कि उस कमरे के अंदर हज़ारों आईने लगे हैं और हर आईने में एक अलग चेहरा है। किसी आईने में रहमान शाह सजदे में थे तो किसी में नसरीन फप्फू जंजीरों में जकड़ी थीं। मेहरान हड़बड़ा कर उठ बैठा। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था। हवेली की घड़ी ने रात के 3 बजाए थे। उसे लगा जैसे उसके कमरे के बाहर किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई दी है। मेहरान ने खुद कलामी में कहा, कुछ राज सिर्फ मिट्टी के नीचे नहीं होते, कुछ राज हमारे दरमियान सांस ले रहे होते हैं। नसरीन फप्फो, आप कहाँ हैं? और दादी, आप क्या छुपा रही हैं?